आज की क्लास स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट एट स्टेट स्टिल कंडीशन, मतलब कि स्थिर स्थायित्व अवस्था। तो जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है इसमें स्थिर स्थायित्व अवस्था होती है। तो ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए है। और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हमने प्रिंसिपल ऑपरेशन देखा था। प्रिंसिपल ऑपरेशन में हमने देखा था जो फ्लक्स फाई फाई एस जो है और जो रोटर का जो फ्लक्स है फाई आर, ये जो रोटर का फ्लक्स है ये फाई एस की स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता और उसके पीछे रोटेट होते रहता है। इसीलिए जो स्टेटर की जो स्पीड है और रोटर की स्पीड, मतलब कि ये जो रोटर की स्पीड है और ये सिंक्रोनस जो स्पीड है स्टेटर की, ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है रोटर लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर कुछ अवस्था क्रिएट होती है, कुछ स्टेट जिसे आप कहते हैं एट स्टेट स्टिल कंडीशन, मतलब स्थिर स्थायित्व अवस्था। तो ये जो स्थिर स्थायित्व अवस्था है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, स्लिप एस का मान इसमें 1 रखा जाता है। ये एस क्या है, स्लिप है, और स्लिप का मान इसमें 1 रखा जाता है। कब? जब एट स्टेट स्टिल कंडीशन हो, स्थिर स्थायित्व अवस्था हो। तो स्थिर स्थायित्व अवस्था में स्लिप एस का मान 1 रखा जाता है। यदि इसका फार्मूला देखें हम, तो फार्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि यदि आपको स्लिप का परसेंट निकालना है, स्लिप निकालना है आपको, तो ये कैसा निकालेंगे, ये है स्लिप एस, जिसे आप स्लिप कहते हैं, स्लिप यानी सरकन। और ये सरकन का मान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सरकन का मान कैसे निकालेंगे आप, तो एस इक्वल होता है एन एस माइनस एन आर, जैसे पिछली क्लास में ये फार्मूला मैंने बताया था, अपान एन एस। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नो लोड में जो स्लिप है 3 से 4% होती है, आई होप पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। और नो लोड में पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होता है, ये भी हमने पढ़ा है। क्या होता है कि जब स्टेड स्टिल कंडीशन होती है, स्थिर स्थायित्व अवस्था में स्लिप एस का मान 1 होता है। ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट। तो जब यहाँ पर 1 हो जाएगा एस का मान, तब एनआर का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। एनआर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं हम इसमें एस का मान। और देखो यहाँ पर 3 कंडीशन क्रिएट होती है। एक तो स्टेड स्टिल की कंडीशन, दूसरी कंडीशन है स्लिप में एन एस इक्वल एन आर हो जाए, और तीसरी कंडीशन है दोस्तों जब जो स्लिप एस है निगेटिव हो जाए, मतलब कि ये बोल सकते हैं एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। इसमें 3 कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों। तो ये तीनों कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली कंडीशन है एट स्टेड स्टिल कंडीशन। तो स्टेड स्टिल जो है स्थिर स्थायित्व अवस्था, इसे आप बुक में पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्लिप का मान 1 रखा जाता है। स्लिप एस का मान क्या रखेंगे आप, इसमें एस का मान 1 रखेंगे दोस्तों। तो जब आप स्लिप एस का मान 1 रखते हैं तब क्या कंडीशन क्रिएट होती है ये आगे देखेंगे हम। यदि इसमें एस का मान यदि 1 रखेंगे तो ये कंडीशन कौन सी होगी, स्थिर स्थायित्व अवस्था होगी। इसमें क्या होता है, स्लिप की जो वैल्यू होती है वो 0, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब इसमें क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल एन आर हो जाएगा। तो यदि आपको पूछा जाए स्थिर स्थायी अवस्था में एन एस कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, तो इसमें एस का मान क्या रखते हैं, एस का मान 1 रखते हैं स्टूडेंट। जब 1 रखते हैं तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब ये जो एन एस इक्वल एन आर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वैल्यू एस इक्वल 1 होगी तो ये कौन सी कंडीशन होगी, स्टैंड स्टिल कंडीशन होगी। सेकेंड में जब स्लिप की वैल्यू 0 होगी तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन एस बराबर एन आर, मतलब कि रोटर की जितनी स्पीड होगी उतनी सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड होगी। जितनी रोटर फ्लक्स की होगी स्पीड, उतनी ही सिंक्रोनस फ्लक्स की भी स्पीड होगी दोस्तों। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें स्लिप की वैल्यू यदि निगेटिव होगी, यदि जब स्लिप का मान कम होगा मतलब माइनस में होगा, जब इस फार्मूले से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब की कंडीशन है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं इसमें, जब फार्मूला, ये फार्मूला जो दिया हुआ है
ये जो फार्मूला दिया हुआ दोस्तों, इस फार्मूले में जब मान रखेंगे आप, तो पहले एस का मान तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सेकेंड में एस का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और थर्ड में जो एस का मान जब आप रखेंगे, जब आउटपुट में आंसर निकल के आएगा, जब मान रखेंगे, तो जो कोई भी निगेटिव मान यदि आता है इसमें, तो ये 3 सिचुएशन क्रिएट होगी दोस्तों। तो स्थिर स्थायित्व अवस्था में एस इक्वल 1 फर्स्ट स्थायी अवस्था हो जाएगी, सेकेंड एस इक्वल 0 और थर्ड एस इक्वल निगेटिव। तो निगेटिव मान यदि रखते हैं, तो ये तीनों कंडीशन में क्या क्या मान हमें उभर के आता है, ये देखना पड़ेगा। तो इसमें स्टैंड स्टिल की कंडीशन एस इक्वल 1, मतलब कि रोटर स्थिर हो जाएगा, इसमें वाली कंडीशन की बात की जा रही है। सेकेंड है एस इक्वल यदि 0 रखते हैं, तो सिंक्रोनस जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी रोटर स्पीड के, और ये रोटेट होने लगेगा। सेकेंड, एस का मान निगेटिव यदि रखते हैं, तो एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हो जाएगा, मतलब कि रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगा और सिंक्रोनस जो स्पीड है, फ्लक्स की स्पीड, ये कम हो जाएगी दोस्तों। दूसरे शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि एन आर मतलब कि रोटर की स्पीड अधिक होगी और जो फ्लक्स की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो एज अ ये क्या है, जनरेटर बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, एज अ जनरेटर हो जाएगा, जब रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और फ्लक्स की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट, ये बन जाता है एज अ इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। आइए इसको देखेंगे कि इसको ये कैसे इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जब स्लिप की वैल्यू निगेटिव होगी, वही चीज को रिपीट करूंगा मैं, जब स्लिप की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब एस का जो मान है, स्लिप का मान, वो यदि आप निगेटिव रखते हैं, निगेटिव मान जब प्राप्त होगा, आपको कैलकुलेशन करेंगे तो निगेटिव मान जब प्राप्त होगा, तब ये जो है इस कंडीशन में मोटर एज अ इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। तो मोटर जो है वो जनरेटर की तरह वर्क करेगा। जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमने पढ़ा था डीसी मोटर में, डीसी मोटर में आपने पढ़ा होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग, रियोस्टेटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तीनों ब्रेकिंग हमने पढ़ा था। उसमें भी वही ओवरहाल की कंडीशन में क्या हो जाती है, वो एज अ जनरेटर की तरह बिहेव करता है। वैसे ही यहाँ पर स्लिप की वैल्यू जब निगेटिव होगी, तब एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। पूछ यही एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, एन आर इज ग्रेटर देन एन एस, यही पूछ लेता है स्टूडेंट की कंडीशन क्या होती है। तो 3 कंडीशन मैंने बताया, जब एस का मान 0 रखा जाता है, तब होता है एन एस बराबर एन आर। ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट जो मैंने बताया, जब एस का मान 1 रखा जाता है, तो ये स्थिर स्थायित्व की अवस्था में आ जाता है, रोटर स्थिर। थर्ड अवस्था मैंने बताया आपको, थर्ड में है जब एस स्लिप एस का मान निगेटिव होता है, तब एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हो जाता है, मतलब कि रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और जो सिंक्रोनस फ्लक्स की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी दोस्तों। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, आगे इसे देखेंगे हम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब रनिंग की कंडीशन में क्या होता है, सप्लाई, जब रनिंग की कंडीशन होती है, तो उसमें जो सप्लाई देते हैं आप, वो 2 टर्मिनल को इंटरचेंज करके देते हैं। जब इंटरचेंज करके देते हैं, तब स्लिप की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। और जब स्लिप की वैल्यू चेंज हो जाती है दोस्तों, तो उसको हम फिर फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले से, ये हो जाता है एस इक्वल 2 माइनस एस। इस फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और ये फार्मूला क्या होता है, जब रनिंग कंडीशन में सप्लाई के किसी 2 टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है, जैसे कि आर, वाई और बी, ये सीक्वेंस में है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए कनेक्शन को, आर को जैसा का वैसा रख दिए और वाई बी को पहले हमने टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और वाई को इधर कर दिया हमने स्टूडेंट। तो अब ये हो जाएगा आर बी वाई, सीक्वेंस चेंज हो गया दोस्तों। इसमें पहले ये सीक्वेंस था, अब ये वाला सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस चेंज होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो स्लिप का जो मान है वो 2 माइनस एन हो जाता है।
इसी सीक्वेंस को चेंज करने के कारण, क्योंकि दो टर्मिनल को, दो फेस को हमने क्या किया, आपस में चेंज कर दिया हमने। आर की जगह वाई, वाई की जगह हमने बी कर दिया स्टूडेंट। तो अब ये आर बी वाई हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो टर्मिनल के चेंज होने से इस फार्मूले की कारण इसमें एस का मान 2 माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं इसमें ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होती है, मोटर स्टॉप हो जाती है। ये जो S इक्वल 2 माइनस एस जो है, इस फार्मूले के अंतर्गत इसमें मोटर स्टॉप हो जाती है। अब मोटर जब स्टॉप हो जाएगी दोस्तों, मोटर जब स्टॉप हो जाएगी मतलब घूमना बंद कर देगी, इसका रोटर पार्ट घूमना बंद कर देगा। तथा इसके बाद क्या होता है, मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, यदि मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है, तो आप क्या कीजिए, सप्लाई टर्मिनल के किसी दो टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपकी मोटर जो है वो विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यहाँ पर दो टर्मिनल को आपस में, मतलब दो फेस को आपने आपस में चेंज कर दिए। तो दो फेस को जब आपने चेंज किया यहाँ पर, तो आर वाई बी की जगह आर बी वाई कर दिया आपने, ये इंटरचेंज हो गया दोस्तों। इसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और आर वाई बी में ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज किसी रोटर को मोटर को घुमाना है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंसी, आप रोटर करंट, रोटर ईएमएफ और रोटर जो रिएक्टेंस होता है एट स्टार्टिंग कंडीशन, तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी और करंट और ईएमएफ और रिएक्टेंस, मतलब कि आई ई और एक्स, आई से करंट हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ईएमएफ, और एक्स से रिएक्टेंस हो जाएगा। अब ये स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी है ना, रोटर की करंट और रोटर का ईएमएफ और रोटर का रिएक्टेंस, इन चीजों पर यदि हम फोकस करते हैं तो हमें यहाँ पर अलग अलग आउटपुट प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन जो चीज है, हमने रोटर वाइंडिंग में जो शॉर्ट किए हैं स्टूडेंट, क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर के जो रोटर कंस्ट्रक्शन को समझना इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से जाए, लेकिन आपको इसको, ये जितनी कंडीशन मैंने बताया, इतनी कंडीशन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको बोल दे कि ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर के सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दिया जाता है तो स्लिप का मान क्या होगा, तो ये स्लिप का मान क्या होगा, इस टाइप से होगा, स्लिप का मान एस इक्वल 2 माइनस एस होगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़े टफ होते हैं दोस्तों। तो इसको आपको भी अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे याद भी रखना है। अब यदि आगे देखें हम, तो आगे यदि देखते हैं तो क्या होता है कि रोटर की यदि फ्रीक्वेंसी, उसके करंट और ईएमएफ और रिएक्टेंस पर नजर डालें हम, क्योंकि जो रोटर वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किटेड है, एज अ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह वर्क करता है। तो यदि इसको देखें हम, दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रीक्वेंसी आप रोटर करंट, रोटर ईएमएफ और रोटर का रिएक्टेंस, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर की करंट और रोटर में उत्पन्न ईएमएफ और रोटर का रिएक्टेंस, जिसे आप रोटर रिएक्टेंस कहते हैं, इन चीजों पर स्टार्टिंग कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी, रोटर करंट, रोटर ईएमएफ और रोटर का रिएक्टेंस, इन चीजों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इनके पीछे हम देखेंगे कि इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि देखा जाए तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे हम। स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी आप रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब होती है, तब यहाँ पर जो है F2 इक्वल क्या हो जाएगा, F, मतलब कि सप्लाई सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाएगा। F है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और F2 जो है वो रोटर फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे इसके लिए आपको क्या समझाना पड़ेगा, ये एक ट्रांसफार्मर
और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी वाइंडिंग की भी होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वैसे ही फ्रीक्वेंसी आप रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्थिर स्थायित्व की अवस्था में थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जितना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी रोटर की भी होगी। ये स्थिर स्थायित्व अवस्था में होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग की कंडीशन में थ्री फेस इंडक्शन मोटर को यदि आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को यदि आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर तीन कंडीशन देखने मिलती है। और तीन कंडीशन कौन कौन सी है? तो फर्स्ट कंडीशन होती है इसमें दोस्तों कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। सेकेंड जो है, स्टार्टिंग जो कंडीशन है उसमें सेकेंडरी मतलब कि रोटर वाइंडिंग में उत्पन्न जो वोल्टेज है वो हमेशा आपको अधिक मिलेगा। प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा दोस्तों वो क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा। रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो अधिकतम मिलेगा दोस्तों। ये सेकेंड ऑप्शन इसका मतलब सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, रोटर का रिएक्टेंस हमेशा अधिक होगा, क्योंकि रोटर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किटेड है, इसीलिए रोटर का रिएक्टेंस हमेशा आपको अधिक मिलेगा। तो ये तीन पॉइंट हैं स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी आप रोटर करंट, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, रोटर का ईएमएफ और रोटर का रिएक्टेंस, ये तीनों चीजें जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर को आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों तब इनमें इन चीजों का बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, जितने रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड में रोटर का जो ईएमएफ है वो ज्यादा होगा। थर्ड में रोटर का जो रिएक्टेंस है दोस्तों वो ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी आप रोटर करेंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा। ये मेन पॉइंट है, इसे आपको याद करना है स्टूडेंट। इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। स्थिर स्थायित्व अवस्था में रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना अंतर होता है या क्या होता है, या ये पूछ सकता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्थिर स्थायित्व अवस्था में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में जो रोटर का जो ईएमएफ होता है, ठीक है, अब रोटर का जो ईएमएफ है स्टूडेंट, ये रोटर का ईएमएफ हमें मालूम है स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम होगा। थर्ड पॉइंट है इसका जो रिएक्टेंस होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्थिर स्थायित्व अवस्था में मैक्सिमम होगा। तो एक्सएल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πfl, और ये एक्सएल जो है स्टूडेंट ये होता है रोटर का रिएक्टेंस। एक्स मतलब की रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट? कोई बताएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कंडक्टेंस होता है सर। कंडक्टेंस। ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप, क्लियर नहीं आ रही साउंड। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम। यहाँ पर स्टैंड स्टिल की अवस्था के बारे में ही पढ़ा गया है, और स्टैंड स्टिल की अवस्था में हमने करंट, ईएमएफ और रिएक्टेंस इसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट। तो करंट, ईएमएफ और रिएक्टेंस ये तीनों जब आर वाई भी तीन फेस होगा, और तीनों फेस में ये आर फेस हो गया दोस्तों, ये वाई फेस हो गया दोस्तों, और ये बी फेस हो गया। तो इसमें आर फेस में ये स्टार कनेक्शन है, सभी को मालूम है स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट भी निकलता है। यदि आर और मतलब कि न्यूट्रल और फेस के बीच में ये न्यूट्रल पॉइंट है, एक फेस के बीच में यहाँ पर आपको न्यूट्रल और फेस के बीच में आपने 400 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर एक फेस के बीच में मतलब कि आर और वाई के बीच में आपने जब चेक किया तो टर्मिनल वोल्टेज आपको 400 वोल्ट मिला। तो प्रत्येक जो फेस है उसमें स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग है, और आर फेस में E1 ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा,
Y में E2 होगा, इसमें E2 होगा और B में E3 होगा स्टूडेंट। अब हमें मालूम है कि थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर को स्टार कनेक्शन में किया जाता है। किसको किया जाता है? रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन में की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो आर और वाई के बीच में जब आप फेज वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 400 वोल्ट। तो इसमें क्या होता है, ये है रोटर वाइंडिंग और ये है स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला है रोटर वाइंडिंग और ये सेकंड वाला है स्टेटर वाइंडिंग। इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग, तो ये जो रोटर वाइंडिंग है ये स्टार कनेक्शन में है और ये जो स्टेटर और जो वाइंडिंग है स्टूडेंट ये भी स्टार कनेक्शन में है। अब देखिए यहाँ पर E1, E1 में 400 अपान √3 वोल्टेज इतना बिल्डअप हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है इसमें। अब इसमें जो K का मान है, ये K का मान 0.5 रखते हैं हम। तो जब K का मान 0.5 रखेंगे तो ये जो सेकेंडरी है मतलब कि स्टेटर जो वाइंडिंग है, इसमें स्टेटर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट होगा। तो ये सेकेंडरी जो है मतलब स्टेटर वाइंडिंग, वैसे तो ये जो है रोटर वाइंडिंग जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है क्योंकि इसको शॉर्ट की जाती है, सेकेंडरी है। और ये जो दिख रहा है आपको स्टेटर वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग। तो अब यहाँ पर देखेंगे यदि आपने स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दिया, कितना दिया आपने? 400 अपान √3। अब ये जो K का मान यदि आप यहाँ पर रखते हैं 0.5, ठीक है, तो आपको मान कितना मिलता है? 200 बटे 200 अपान √3। मतलब इनपुट सप्लाई कितना दे रहे हैं आप मालूम है? इनपुट सप्लाई आप दे रहे हैं थ्री फेज में, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि ये स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में हम इनपुट सप्लाई देते हैं। तो आप 200 अपान √3 दे रहे हैं सप्लाई, और आपको मिल कितना रहा है यहाँ पर? हाई रिएक्टेंस के कारण और वोल्टेज मैक्सिमम के कारण यहाँ पर E2 का मान जो है वो मैक्सिमम है स्टेन स्टिल कंडीशन में, मतलब कि EMF का मान भी अधिक है। तो ये बोल सकते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग में जितना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसका 2 गुना, उससे ज्यादा रोटर वाइंडिंग में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जब EMF इंड्यूस्ड होगा तो रिएक्टेंस भी ज्यादा पैदा होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि पूरी वाइंडिंग जो है रोटर की वो शॉर्ट सर्किटेड होती है और ये स्टार कनेक्शन में होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यही पॉइंट जब आप निकालते हैं तो ये होता है 400 अपान √3। अब ये कैसे होता है ये देखेंगे हम। जब इसको देखते हैं ये होता कैसे है, तो यहाँ पर होता है E2 अपान E1 ट्रांसफार्मर का। यदि हम देखें जैसे V2 अपान V1 लिख सकते हैं हम, ट्रांसफार्मर रेशियो जिसको आपने पढ़ा है, तो ये किसके बराबर होता है? K के बराबर होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला देखा जाए तो मैं उसके उस तरीके से समझाता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है ट्रांसफार्मर रेशियो का। इसमें E2 अपान E1 दिया हुआ है बराबर के, और के क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यदि आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे दोस्तों तो ये होता है के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और मैंने आपको बताया थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्शन होता है। और एज अ सेम कंस्ट्रक्शन जो होता है, बिहेवियर, अंदर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम किसकी तरह होता है? ट्रांसफार्मर की तरह होता है स्टूडेंट, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का। तो वही क्रिया इसमें भी होती है, इसीलिए इसको